नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं द न्यूज़ वॉल के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं भाई वीरेंद्र के आवास में भाई वीरेंद्र के साथ। और जैसा हम सबको पता है कि विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, टिकटार्थियों का टिकट का इंतजार भी ऑलमोस्टली खत्म हो गया है। प्रथम चरण के लोगों को जहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां टिकट देने के कार्य शुरू कर चुकी हैं, तो वहीं आरजेडी भी अपने टिकटार्थियों को टिकट दे रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड की बैठक थी जिसमें बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ टिकट को किस तरह से देना है उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और निर्धारण किया गया उस बैठक में। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं भाई वीरेंद्र के साथ और जानते हैं कि क्या हुआ इस बैठक में और कौन कौन सी बातें होंगी इस पर विधानसभा चुनाव में। आज सर, संसदीय बैठक में कौन कौन सी बातों पे खासा गौर किया गया? देखिए, आज राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक थी, क्योंकि उसके हम सदस्य हैं और उसमें बहुत लोग सदस्य हैं। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा और अंतोगत्वा सर्वसम्मति से हम लोग ने राज्य संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है कि आप बिहार के जो चुनाव हैं टिकट किसको देंगे, नहीं देंगे, उसको आप दें। हम लोग अधिकृत कर दिया उनको। विधानसभा इलेक्शन सर पे आ गया है। टिकट हारती लगातार 4 दिन से राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। कल रात में स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी जब लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए थे, लाठी डंडा भी चला था। इस परिस्थिति में टिकट जो आप लोग टिकट हारती लोग को दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, क्या बेस है? पार्टी का जो मजबूत सिपाही है और पार्टी के हर कार्यक्रम को करते आया है और मजबूत है, तो निश्चित रूप से सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए बन गए, उनको ही दिया जा रहा है। और पार्टी देखती है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र में है उनका प्रभाव कैसा है और उनका व्यवहार कैसा है, लोगों से लगाव कैसा है, उस आधार पर पार्टी टिकट देती है। सर, रमा सिंह वापस आरजेडी में लौट आए हैं, बैक हो गए हैं, जिस पर उनके जो एंटी लोग थे उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी कि एक वक्त था कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे उन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हुआ था आरजेडी में। अब जब वो लौट आए हैं तो उनके वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है आरजेडी को और किस आधार पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, सवाल है, आधार की बात नहीं है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, एमपी रहे हैं और पहले भी वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं 2000 में। उसके बाद फिर किसी दल में गए, लोजपा से एमपी भी बने। उनका संसदीय जीवन रहा है। तो राजनीति करने वाले लोगों पर कई तरह का केस मुकदमा होते रहते हैं और जब तक कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ में नहीं आता है उसको आपराधिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए वो पार्टी के शीर्ष नेता तय किए हैं कि किनको पार्टी में लाना है, किनको नहीं लाना है, ये शीर्ष नेता तय करते हैं। विधानसभा इलेक्शन के अलावा इस समय राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर हलचल में है। वो खबर ये है सर कि पूर्णिया के जो राजद नेता का जो हत्या उनकी हुई है उसको लेकर के लगातार जेडीयू के अशोक चौधरी जी और अभिषेक झा जी वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बहुत संगीन मामला है। पहले तो उनकी हत्या हुई है, मैं उस परिवार के साथ हूँ। ये इस दुखद समय में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान शक्ति प्रदान करे दुख सहने की। लेकिन जिस तरह से सरकार ने हमारे नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और साधु पासवान पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, कहीं न कहीं सरकार का इसमें हाथ है और सरकार के साजिश में है और इन लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए हमारे नेता को फंसाया गया है और ये कहीं से भी फंसेंगे नहीं, वो बेदाग निकलेंगे और सरकार चाहती है चुनाव में उनको फंसाना। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मनोज झा सर ने ये बात बोली है कि एक नंबर उन्होंने बताया है, जिस नंबर के बारे में बताया था कि वो 2016 के पहले राबड़ी जी का नंबर था लेकिन वो बंद हो गया। लेकिन इस वक्त कुछ राजनीतिक दलें हैं, वैसे घटक हैं जो उस नंबर का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो नंबर बंद बताया जाता है और ट्रू कॉलर में तेजस्वी यादव। ये क्या मामला है सर? ये तो जाँच का विषय है। जब हमारे नाम से कोई सिम होगा और सिम को हम हटा देंगे और बंद कर देंगे और 16 का मामला है और बाद में वो सिम तो किसी के नाम से ट्रांसफ़र होता है, तो हमारा इसमें कहाँ दोष है? वो 16 और 20 में 4 साल का अंतर है।
और इस सवाल को लोग रखते हैं तो ये तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी डर गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बढ़ते हुए प्रभाव से, और चूंकि उनको जाना है, मुख्यमंत्री पद छोड़ना है, इसलिए जाते जाते मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव को बदनाम करके जाना चाहते हैं। और बिहार की जनता ने तय कर ली है कि नीतीश को भगाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जेडीयू के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कहना ये है कि नीतीश जी को पलटू राम लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग, लेकिन दरअसल बात ये है कि नीतीश जी ने गांव गांव सड़क, पानी, बिजली मुहैया कराया है। तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का झांसा दिया है। क्या तमंचे बांटेंगे? तो क्या सचमुच ऐसा है कि नौकरी नहीं मिलेगा, तमंचा मिलेगा, जिस आधार पे कहा जा रहा है कि 15 साल पहले जो आतंकवाद था? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तेजस्वी यादव नौजवान हैं और उनको पीड़ा है नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, और इनके मन में एक ललसा है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो निश्चित रूप से हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें। उन्होंने घोषणा किया है कि जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये लोग घबरा गए हैं, सहम गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है वो पूरा नहीं किया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ठगा नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा वादा करते हैं, वादा पर चलते नहीं हैं। वादा किए थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज बीजेपी के साथ गले से गले मिल कर, कंधे से कंधे मिलकर चल रहे हैं। इसलिए हमारे नेता जो घोषणा किए हैं वो अमल होगा। और हमारे राज्य को अगर ये लोग जंगल राज करते हैं तो इनका राज क्या है? ये मंगल राज है क्या? जो रोज बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, होम सेल्टर जैसा कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, और कितनी हत्याएं हुई, 60 से ज़्यादा घोटाले हुए, भ्रष्टाचार का माने भीष्म पितामह हैं नीतीश कुमार जी, और हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ब्यूरोक्रेसी का राज है, न थाना सुनता है, न ब्लॉक सुनता है, न अनुमंडल सुनता है, न जिला सुनता है। सब जगह पैसा लेता है तभी वो काम करता है और लोगों को तंग तबाह किया रहता है। इसलिए इस आतंक राज को हटाना है, लोगों ने तय कर लिया है। और हर जाति बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को एक मौका दिया जाए ताकि ये जो वादा किए हैं उसको ये पूरा कर सके। सर, कहीं ना कहीं जो विपक्ष की दलें हैं, जो टीमें हैं, वो तेजस्वी यादव के जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उस पर बार बार कटाक्ष करती दिखाई देती है। उनकी बातों में हमेशा ये चीज़ झलकता है कि 8वां पास क्या सरकार चलाएगी। नहीं, सवाल है कि हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं कि ये हाई स्कूल पास नहीं है। तो मैंने कहा था कि आप डिबेट कर लो। तेजस्वी प्रसाद यादव गॉड गिफ्टेड है इस व्यक्ति में, और 5 साल एमएलए रहे हैं, 30 साल का अनुभव जैसा उनका है विचार। हमने कहा था कि गांधी मैदान में डिबेट करा लो, किसी विषय पर आप करा लो। अगर आप जीत जाते हो तो भाई वीरेंद्र राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन वो लोग कहीं तैयार नहीं हुआ। और किसी मामले में विधान सदन में जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखते हैं और बिहार की समस्याओं को रखते हैं, बेरोजगारों के बारे में बोलते हैं, किसानों के बारे में बोलते हैं, हत्या जो हो रही उसके बारे में बोल रहे हैं, जो महिलाओं के साथ रोज चिरहरण हो रहा है उसके बारे में वो बोलते हैं, तो उसका कोई जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे पाते हैं। ये डिग्री की बात नहीं करे लोग। डिग्री लेने से कोई विद्वान नहीं होता है। भगवान कृष्ण का कौन डिग्री था? भगवान राम का कौन सा डिग्री था? हनुमान जी का कौन सा डिग्री था? लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है तेजस्वी प्रसाद यादव, और ये कल का मुख्यमंत्री हैं, नो डाउट। सर, एक और बहुत बड़ा सवाल इस समय दर्शक जानना चाहते हैं कि पूरे देश की नज़र इस समय हाथरस पे टिकी हुई है। हाथरस की निर्भया को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, और उस परिस्थिति में राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी गए हैं, उस पर उनको क्वेश्चन उठाया गया कि ये राजनीतिक दौरा है। तो आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या है? कि क्योंकि कांग्रेस आरजेडी का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, तो हम ज़रूर आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ है बहुत ही शर्मनाक और घृणित काम हुआ है, और योगी सरकार जो वहाँ कर रहा है, देश और दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है और उसका भर्त्सना की जा रही है।
उसको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा, निर्भया जैसा इसके साथ कांड हुआ है, और वो जो कांड करने वाला आरोपी है उसको माननीय मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाने का अभी भी काम कर रहे हैं। इसलिए महाजंगल राज है ये, एनडीए की सरकार महाजंगल राज है। सर, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भाई वीरेंद्र किस तरह तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? हम तो ग्रासरूट के वर्कर हैं, ग्रासरूट के वर्कर हैं, और हम हर गांव में हर घर में जाने का काम करते हैं, और हमारे साथ हर जाति बिरादरी के लोग जुड़ते हैं। जब हमारा इलेक्शन आता है तो लोग ये नहीं सोचता है कि किस पार्टी को देना है, वो ये सोचता है कि हम भाई वीरेंद्र को देंगे वोट, चाहे वो जिस जाति और बिरादरी के लोग हैं। सबका सम्मान मैं करता हूँ, और लोग के दिल को जीतने का मैं काम किया हूँ, इसलिए हमको लोग वोट देने का काम। सर, चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहेंगे अगर चुनाव में आपकी सरकार हो जाती है? जो रह गई है समस्या, चाहे वो रिंग रोड का मामला हो, मनेर चूँकि सूफी संतों की धरती है, वहाँ मैंने पर्यटक स्थल बनाया, लेकिन मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है, उसको भी पर्यटक स्थल, संगम स्थल बनाने का मैं प्रयास करूंगा, और कटाव रुकवाने का काम करूंगा। और जो काम बचे हुए हैं, जहां रोड नहीं जा पाया है या खराब पड़ा हुआ है, उस रोड को बनाने का काम करेंगे, और सुरक्षा भी देंगे, महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, और बेरोजगारों के काम के लिए भी हमारी जो सरकार है, हम अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को भी रोजगार दिलाने का काम करेंगे, हर हाथ को काम देने का काम करेंगे। जो बिहार से बाहर जो श्रमिक हमारे भाई हैं, 40 लाख से ज़्यादा हमारी सरकार अगर बनेगी, हम 40 लाख से ज़्यादा जो लोग बाहर हैं उनको भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कराने का काम करें, उनको भी काम देने का काम करेंगे। सर, सीटों का जो बंटवारा संसदीय बैठक में भी मुद्दा था, वो कब तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर? सीट का बंटवारा सब हो चुका है अन्य दलों से, और हमारे दल का फर्स्ट फेज का 2-4 छोड़कर सब क्लियर हो गया है, और 2-4 बचे हैं, तो आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, और फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का 2 दिन के बाद सब क्लियर होगा। तो आपने देखा कि भाई वीरेंद्र ने किस तरह से अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो टिकट हारती हैं, जो लगातार राबड़ी आवास के बाहर अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि आज शाम तक जो लोग बच गए हैं उनका टिकट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा मामला जब विधानसभा इलेक्शन सर पर है, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे मुद्दे लगातार बने हुए, एक तरफ अशोक चौधरी का बयान, अभिषेक झा जी का बयान, और इन सारी परिस्थितियों के बाद विधानसभा चुनाव। तो देखना ज़रूर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आरजेडी अपने कौन से राजनीतिक स्ट्रैटेजी से इस बार विधानसभा इलेक्शंस में और दलों के विपक्ष उतरती है। बने रहें हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।